अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे नैनो इन्फॉर्मेटिक्स वर्क फ्लो के बारे में। नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम इन्फॉर्मेटिक्स टूल, डाटा साइंस, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए नैनो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इन नैनो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन कैसे होगा। जैसा कि आजकल डिफरेंट किस्म के नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्लांट बेस्ड नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए जाते हैं और फिर उनकी स्टडीज़ की जाती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कवर करेंगे कि आपने कोई ग्रीन सिंथेसिस से अगर कोई नैनो पार्टिकल बनाया है या आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस से कोई नैनो पार्टिकल बनाया है, उस नैनो पार्टिकल्स को आप कैसे बिल्ड करेंगे किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर। देन हम उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी करेंगे, देन हम उसका डीएफटी एनालिसिस करेंगे, देन हम उसकी डॉकिंग स्टडीज़ करेंगे और उसके बाद हम उनकी रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जितने भी टूल यूज़ करेंगे वो सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, विच मीन स्टडी करने के बाद आपको उसको इजीली अपना पब्लिशेबल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कोई कॉपीराइट्स के कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, लाइसेंसिंग का कोई मसला नहीं होगा। ये तमाम सॉफ्टवेयर हमारे फ्री हैं। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है बिल्डिंग ऑफ नैनो पार्टिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम FTIR। अब ये देखें, ये हमारे पास एक नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर है जो FTIR स्पेक्ट्रा है। जब आप FTIR स्पेक्ट्रा करवाते हैं तो ये आपको डिफरेंट पीक्स आती हैं। एक पीक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आप इसको डाटा से इंटरप्रेट करें, FTIR का डिफरेंट किस्म का डाटा मौजूद है। अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो जो 3400 के ऊपर है ये OH स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है ये कोई हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो सकता है या वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। 1500 के ऊपर यह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, ईस्टर या अमाइड्स हो सकते हैं। 1300 के ऊपर CH बॉन्डिंग हो सकती है जो कि इथेन या प्रोपेन लॉन्ग चेन अल्केन्स हो सकती है। देन हमारे पास 1100 पे है जो CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग हो सकती है जिसमें अल्कोहल, फिनोल, ईस्टर, पॉलीसेक्राइड, गैलिक एसिड, कॉर्सेटीन, ग्लूकोज वगैरह जैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे नैनो पार्टिकल्स जो प्लांट बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ये बॉन्डिंग पाई जाती है और मोस्टली उनके अंदर फिनोलिक्स या फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये 500 के पास जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं, इसका ये मतलब है कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। ये नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर है। हमने क्योंकि जिंक ऑक्साइड के FTIR बनाए हुए हैं तो ZNO की स्ट्रेचिंग हो सकती है जो ZNO डबल बॉन्ड है। इसी तरह ये एक कोड स्ट्रक्चर है जहाँ पे 420 पे नैनो पार्टिकल्स की पीक आ रही है जिसके अंदर एक ग्लूकोज यूज़ किया हुआ है और इसका मैकेनिज़्म ये एक पब्लिश डेटा से है जिसका मैकेनिज़्म बताया हुआ है कि भी ऑक्सीजन यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे आ रहा है, विच मीन इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन इस जिंक के साथ यहाँ पे बाइंड कर रहा है। सो हम पहले स्टेप पे ये देखेंगे कि आपने नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज कैसे करना है। अब इस ग्राफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड है वो ZNO का बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास कोई फिनोलिक एसिड है। तो हम ट्राई करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में आपको डेमो देंगे कि कैसे आप ZNO को किसी भी फिनोलिक के साथ अटैच कर सकते हैं या कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। सो बेसिकली हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं गैलिक एसिड। ये गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है और इस गैलिक एसिड के साथ इसके ऑक्सीजन पे हम बाइंड करेंगे जिंक। या फिर ये है कि दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं कि ये ग्लूकोज का यूनिट है और इस ग्लूकोज के यूनिट के ऊपर जो ऑक्सीजन है जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप बना रहा है इसके साथ हम बाइंड कर सकते हैं जिंक। सो लेट्स स्टार्ट। नैनो पार्टिकल्स की बिल्डिंग के लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो हमारे पास है एवोगाड्रो। आपने यहाँ पे एवोगाड्रो में जाना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आज की ऑटोमेटिक इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको आपने सिंपली डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आपको समझना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे कि आपके पास फिनिश का बटन आ गया। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए, अदरवाइज़ आपने एवोगाड्रो सर्च करना है, ऑरेंज आइकन है और इसको आपने ओपन कर लेना है। एवोगाड्रो के अंदर नैनो पार्टिकल की बिल्डिंग और इसका यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है। अगर आप उसको रेफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिंपली आपने अगर नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर बनाना है, कोई जो हमारे पास मॉलिक्यूल था
इसमें जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड लगा हुआ है आपके गैलिक एसिड के साथ, गैलिक एसिड आगे प्रोपेन के साथ, प्रोपेन आगे कीटोन के साथ, कीटोन आगे आपके वाटर या सल्फर के साथ। अब हमने ये देखना है कि हमने जिंक ऑक्साइड लेना है और साथ में उसके साथ गैलिक एसिड लगाना है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से बिल्ड के ऑप्शन में जाएं, बिल्ड में आप इंसर्ट और फ्रेगमेंट, और यहाँ से आप सर्च करें बेंजीन, बेंजीन सर्च करेंगे तो ये बेंजीन आ जाएगी, ये आपकी बेंजीन आ गई है। इसको यहाँ से यूज़ करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ये आपकी बेंजीन बन गई। अब मैं इसका बॉल स्टिक हटा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पे सिलेक्ट नन कर दें तो ये बेंजीन बन गई है। और इस बेंजीन के साथ अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन लगा दें, इसको ऑक्सीजन चूज़ कर लें और लेट्स सपोज जहाँ जहाँ पे आपके ऑक्सीजन है कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा दें, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें। मीन आप इस तरह चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जबकि दूसरा इसका शॉर्टकट ये है कि आप सिंपली गूगल पे सर्च करें, क्योंकि गैलिक एसिड एक पॉपुलर मॉलिक्यूल है, इसको गूगल पे सर्च करें गैलिक एसिड स्माइल। इसके अंदर पब कैम है, कैम स्पाइडर है, एम्बल EBI है, किसी भी सोर्स से आप इसके स्माइल्स ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एम्बल को खोला EBI, तो मेरे पास यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ओपन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसके स्माइल है। आपने इन स्माइल्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एवोगाड्रो में आना है, बिल्ड में आना है, इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आपने स्माइल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये स्माइल्स आपने पेस्ट कर देनी है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है जो कि आपका गैलिक एसिड का है वो बन चुका है। अब ये गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे देखें ये गैलिक एसिड के अंदर ये आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। मैं इसको कार्टून से हटा देता हूँ, सिलेक्ट नन कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको विजिबल हो। ये ग्रे में आपकी कार्बन चेन है और जो रेड में आपके ऑक्सीजन है और ये जो वाइट में है ये आपके हाइड्रोजन है। मीन यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। अगर आप इसका डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये ऑक्सीजन और कार्बन, ये स्टिक मॉडल या सरफेस आप इसको चेंज कर सकते हैं तो आपके पास वो चेंज हो जाएगा। या आप बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज़ करना चाहते हैं या आप कार्टून मॉडल यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइल, ये हाइड्रोक्साइल, ये हाइड्रोक्साइल, ये हाइड्रोक्साइल और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। अब बेसिकली जो हमारा FTIR का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इस गैलिक एसिड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जिंक लगा हुआ है, तभी वो ZNO बॉन्ड बना रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेंसिल का निशान है, मैं पेंसिल में जाऊँगा, पेंसिल से यहाँ कार्बन में जाऊँगा, कार्बन से यहाँ पे अदर्स में यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे जिंक चूज़ करूँगा एलिमेंटल एटम में से, इसको क्लोज कर देता हूँ। और इस जो ये अकेली ऑक्सीजन है जिसके साथ आपका हाइड्रोजन नहीं है, इसको पकड़ के यहाँ इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जिंक इसने ऐड कर दी है। ये इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है आपका, ये जो ये वाला है ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग कैसी है। अब मेरा ये एक स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं इसके एक्सटेंशन में जाऊँगा, एक्सटेंशन में जाके ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री पर क्लिक करता हूँ। ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री से ये होगा, ये जो हमने बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये इनको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद फाइल में जाऊँगा मैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज़ करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ डेमो का, और इस डेमो के अंदर मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ, जिसका नाम मैंने रख दिया है ZNO.pdb, ZNO.pdb। तो ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये डेस्कटॉप पे मेरा डेमो का फोल्डर है और इसके अंदर मेरा ये ये इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। ये बेसिकली गैलिक एसिड के साथ है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ गैलिक एसिड अंडरस्कोर जिंक। मीन गैलिक एसिड है और उसके साथ आपका जिंक लगा हुआ है। तो ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरा ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए खाली गैलिक एसिड का कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि DFT एनालिसिस के लिए मुझे खाली गैलिक एसिड का चाहिए। मैं इसको यहाँ से
न्यू ओपन करता हूँ। न्यू हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भी आपने न्यू विंडो ओपन करनी है, कि क्योंकि पुरानी विंडो सम टाइम रिस्पांस देना छोड़ जाती है। यहाँ पे मैंने इसको न्यू विंडो ओपन की। न्यू विंडो में जाकर मैं बिल्ड में इंसर्ट और मैं स्माइल्स में जाकर मैंने फिर से स्माइल पेस्ट की है और ये मेरे पास गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी बन जाता है। ये मेरे पास गैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। इसको मैं सिलेक्ट नन कर लेता हूँ तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ये जो स्टार वाला आइकन है इसकी मदद से आप घुमा के देख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर की मैं ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। सेव एज, सेम फोल्डर में डेस्कटॉप डेमो का मेरे पास फोल्डर है और इसमें मैं इसको नाम दे देता हूँ GA का मतलब है गैलिक एसिड। तो अब मेरे पास दो फाइलें हो गई, एक मेरे पास गैलिक एसिड जिंक के साथ हो गया और एक खाली गैलिक एसिड हो गया। नाउ अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं फिर से विंडो ओपन करता हूँ, एक नई एवोगाडो की विंडो, और यहाँ मैं बिल्ड में जाता हूँ। बिल्ड में मालिक्यूल्स में मैं चूज़ करता हूँ अदर में मैं चूज़ करता हूँ जिंक, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक जिंक बन गई है। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। देन इस जिंक के साथ मैं एक ऑक्सीजन ऐड करता हूँ। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग करूँगा। एक मुनासिब फासले पे आप इसको ड्रैग कर दें। मैं इसको कंट्रोल V करके कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड चाहिए इसके साथ, तो मैं इसको डबल बॉन्ड करता हूँ। जिंक और ऑक्साइड मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड बन गया। अब इसमें एक्सटेंशन में जाता हूँ मैं, अगेन इसकी ज्योमेट्री को ऑप्टिमाइज़ करूँगा, ओके करूँगा, इसकी ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज़ हो गई। अब इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज़, और सेव एज़ करने के बाद मेरे पास ये डेस्कटॉप में डेमो, और ये तीसरे मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन गया है वो है ZNO, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें मैं आपको बता देता हूँ कि भी अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कोई बल्की ग्रुप है उसको आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हमारा ट्यूटोरियल भी मौजूद है। बट मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट में जाते हैं और आपके पास फ्रैगमेंट में आपके पास, जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल थी कि ग्लूकोज है, आप यहाँ से डी ग्लूकोज चूज़ करें और इंसर्ट कर दें, तो ये डी ग्लूकोज आपके पास चूज़ हो गया। इसको मैं रोटेट करके देख लेता हूँ, ये मेरे पास डी ग्लूकोज बन गया। अब इस डी ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। सिलेक्ट नन करने के बाद मैं यहाँ बिल्ड में जाऊँगा। बिल्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पे अदर में जाकर मैं जिंक चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसको मुनासिब फासले पे जिंक इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अगर आप मज़ीद चाहते हैं इसके साथ कोई और एटम लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने FTIR स्ट्रक्चर में दिखाया, आप कहते हैं यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, कोई अल्केन लगाना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली बिल्ड में जाना है। इसी स्ट्रक्चर में पहले आपने सिलेक्ट नन करना है। सिलेक्ट नन करने के बाद आपने बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाकर इंसर्ट और फ्रैगमेंट में अब आप चूज़ कर लें फॉर एग्जांपल अल्केन। अब ये साइक्लोपेंटेन है, लेट्स सपोज मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये साइक्लोपेंटेन इंसर्ट हो गई है। अब ये साइक्लोपेंटेन इधर है, इस साइक्लोपेंटेन को आप उठा के यहाँ पे इधर ले आएँ और यहाँ पे इसको अगेन सिलेक्ट नन में जाना है। आप सिलेक्ट नन के जाने के बाद आप चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल, इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें, तो सिंपल आपने पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। पेंसिल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इस कार्बन को ड्रॉ करना है होल्ड करके और इस ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देना है, तो इसके ये ऑटोमेटिकली बॉन्ड बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई और बल्कि ग्रुप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, जितने भी आप मॉलिक्यूल लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने अगेन ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज़ करना है और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद इनको सेव कर लेना है। अब हमारे पास एक डेटाबेस भी मौजूद है ऑनलाइन। अगर आप नैनो पार्टिकल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपने गूगल पे सर्च करना है ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी नैनो मटेरियल डेटाबेस और इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटाबेस ओपन हो जाएगा
इसके अंदर नैनो मटेरियल लाइब्रेरी जो अब तक बने हुए हैं उनका डाटाबेस है और उनके बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन का। मैं पहले इसको नैनो मटेरियल लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट नैनो मटेरियल्स हैं जो अब तक बने हुए हैं। लेट्स सपोज हम इंटरेस्टेड हैं मेटल में। अब मेटल के अंदर कोर किस साइज़ का शेप का आपको चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री क्या हो, साइज़ मिनिमम क्या हो, चार्ज क्या हो, हम इसको सिंबल इस मेटल पे रख के तमाम सेटिंग पे रख के इसको सबमिट सर्च पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है कि हमारे पास गोल्ड नैनो पार्टिकल है, उसका साइज़ 1.5 है, चार्ज 0 है, स्फेरिकल शेप है, मटेरियल टाइप है। अगर आप इसके एनालिसिस रिजल्ट देखना चाहते हैं तो एनालिसिस भी आ जाएंगे। और अगर आप इसको, ये इसके एनालिसिस के रिजल्ट है, इसमें नॉर्मल नैनो मटेरियल है और पर EZ मैट्रिक है उसका। तो आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा नैनो मटेरियल जिसमें आप क्लस्टर यूज़ करना चाहते हैं या आप उसमें नैनो ट्यूब यूज़ करना चाहते हैं या आप सुप्रा मॉलिक्यूल यूज़ करना चाहते हैं, उनका साइज शेप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने सुप्रा मॉलिक्यूल कैसे बनाने हैं, नैनो क्लस्टर कैसे बनाने हैं, उसके लिए हमारा ट्यूटोरियल मौजूद है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने नैनो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर बनाया, हमने गैलिक एसिड लिया, उसके साथ जिंक ऑक्साइड लगाया। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई कि अगर ग्लूकोज यूनिट मौजूद है उसके साथ जिंक कैसे लगाना है। तो अब हमारा स्टेप 2 है, जिसमें हमने जो नैनो पार्टिकल हमने प्रिपेयर किया है उसकी टॉक्सिसिटी चेक करनी है, क्या वो टॉक्सिक है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर के नहीं। टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए हम जो सर्वर यूज़ करेंगे वो है प्रोटॉक्स। आपने गूगल में प्रोटॉक्स लिखना है और यहाँ पे आपके पास प्रोटॉक्स 3 आ जाएगा, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ से आपने जाना है टॉक्स प्रेडिक्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे, तो आपके पास ये डाटाबेस खुल जाएगा। अब यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं और अपना मॉलिक्यूल अपलोड भी कर सकते हैं, बट अपना या मॉलिक्यूल ड्रॉ भी कर सकते हैं। अपना मॉलिक्यूल अपलोड करने का इसका एक खास मेथड है। उसके लिए देखिए हमारे पास जो हमने नैनो पार्टिकल बनाए ZNO और हमारे पास गैलिक एसिड और ZNO है, ये मौजूद है PDB फॉर्मेट में। आप इसको ओपन करें किसी भी टूल के अंदर, आप ओपन बाइबल यूज़ कर सकते हैं या आप डिस्कवरी स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा प्रोटॉक्स सर्वर है वो फाइल रीड कर सकता है सिर्फ मोल फाइल में। उसके लिए हमने अपना गैलिक एसिड नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर इसमें ओपन किया। सिंपली मैंने यहाँ से फाइल में जाके ओपन पे क्लिक किया और ओपन पे मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया और ये यहाँ पे आ गया। जब ये ओपन हो गया इसके बाद मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा और उसको सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेव एज में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कॉमन मॉलिक्यूल फाइल फॉर्मेट। ये पे क्लिक किया और इसकी एक्सटेंशन में चेंज कर दूँगा ZNO.mol और इसको मैंने अपने अगेन डेस्कटॉप पे जो मेरा डेमो का फोल्डर है उस डेमो के फोल्डर में इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखें ये डेमो के फोल्डर में अब मेरा मोल फाइल आ गया। इसको अपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन एडिट इन नोटपैड पे क्लिक करना है और इसके अंदर कंट्रोल ऑल करके जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने सारी कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने अपने उस सर्वर पे आना है जो आपका प्रोटॉक्स सर्वर है। यहाँ पे ये येलो फोल्डर का आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करना है और वो इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे पेस्ट कर देनी। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लोड के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप लोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसने आपका ये मॉलिक्यूल जो आपने बनाया हुआ है वो सारा लोड कर लिया। यहाँ पे ये गैलिक एसिड है और गैलिक एसिड के साथ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये आपका जिंक लगा हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ से नीचे आपके पास टॉक्सिसिटी ऑप्शन है कि भी आप ऑर्गन टॉक्सिसिटी, एंड पॉइंट टॉक्सिसिटी, न्यूक्लियर रिसेप्टर टॉक्सिसिटी, जो आप देखना चाहते हैं आप इस पर चेक कर लें। मैं अभी डेमो के लिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं स्टार्ट टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसके टॉक्सिसिटी एनालिसिस का स्टार्ट कर देगा। तो देखें ये पेज आ गया, बट अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें नीचे अभी वो कह रहा है कि ये कैलकुलेट है। ये कैलकुलेट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, ये कुछ टाइम लेगा। ये अब हमारी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। इसकी LD50 वैल्यू इसकी आई है 70 मिलीग्राम पर लीटर। LD50 वैल्यू हाई का मतलब ये है कि भाई ये ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक है और जो टॉक्सिसिटी क्लास है वो येलो में 4 में आई है। तो इसका मतलब है ग्रीन का मतलब है हाईली नॉन टॉक्सिक और रेड का मतलब है हाईली टॉक्सिक। तो ये मॉडरेट है समथिंग और सिमिलरिटी इसकी इतनी आई है और प्रेडिक्शन एफिशिएंसी हमारी 67 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास गुड इसके रिजल्ट है। ये इसका ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है और डोज वैल्यू के भी कितनी डोज वैल्यू इसकी है। नेक्स्ट इसकी
जनरल इन्फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर वेट और बाकी चीज़ें। यहाँ पे अगर आपको देखें जितने हमने चूज़ किए, इनएक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव, और ये रेड में एक्टिव का मतलब है ये टॉक्सिक है ब्लड ब्रेन बैरियर में, तो ये यहाँ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये टॉक्सिसिटी प्रोडिक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आप आगे एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उससे आपको आइडिया हो कि भाई इन चीज़ों के लिए ये टॉक्सिक हो सकता है या इन चीज़ों के लिए ये नॉन टॉक्सिक हो सकता है। इसी तरह आपके पास ये रडार आ जाता है, टॉक्सिसिटी रडार। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये टॉक्सिसिटी रडार क्लिक हो जाता है। देन आपके पास ये नेटवर्क चार्ट आ जाता है, तो ये नेटवर्क है कि भाई कहाँ पे इनएक्टिव है और कहाँ पे ये एक्टिव है, और ये भी आपको बता रहे हैं कि एवरेज वैल्यूज़ कितनी है। तो इस प्रोटॉक्स को यूज़ करते हुए आप इसकी टॉक्सिसिटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि आप अपना नेक्स्ट लेवल कंप्लीट कर सकें जो आपकी रिसर्च का है। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने नैनो पार्टिकल की टॉक्सिसिटी प्रेडिक्ट कर ली। अब हमारा थर्ड लेवल है जिसके अंदर हम इन नैनो पार्टिकल की DFT एनालिसिस करेंगे यूजिंग द ऑर्का सॉफ्टवेयर। ऑर्का सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप DFT एनालिसिस कर सकते हैं। DFT एनालिसिस इज बेसिकली डेंसिटी फंक्शन थ्योरी एनालिसिस। DFT एनालिसिस के लिए पहले हमने उसकी ज्योमेट्री फाइल बनानी है। उसके लिए आपने एवोगाड्रो ओपन करना है और जो फाइल अभी आपने बनाई है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डेस्कटॉप पे हमने अपनी फ़ाइल रखी हुई है डेमो में हमने ये ZNO की फ़ाइल रखी हुई है, या लेट्स सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, गैलिक एसिड और ZNO है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा मॉलिक्यूल है। अब आपने एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में यहाँ पे ऑर्का में आपने जनरेट ऑर्का आउटपुट इनपुट फाइल पे क्लिक करना है। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन। देन आपने एडवांस में चले जाना है। एडवांस में आपने यहाँ कंट्रोल के बटन पे क्लिक करना है। देन आपने क्लिक करना है ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन पे। देन आपने क्लिक करना है DFT पे। तो यहाँ पे आपके पास DFT का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब आपने यहाँ DFT के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपने डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, ग्रिड पे, फाइनल ग्रिड पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, और DFT फंक्शन पे आपने BLYBP क्लिक करना है। बेसिकली BLYP ये स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है जो ज़्यादातर पब्लिकेशंस के अंदर यूज़ होता है। देन आपने इसको जनरेट कर लेना। जनरेट करने के बाद अगेन डेस्कटॉप में मैं एक और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं DFT, और इस के अंदर मैं इस फाइल को, ये फाइल होगी .inp के नाम से, इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फाइल सेव होगी। इसी तरह बारी बारी आपने बाकी फाइल्स को भी सेव कर लेना है। जैसे एक बार मैंने फाइल सेव की गैलिक एसिड ZN की, फिर आपने सेव करनी है गैलिक एसिड की, फिर आपने सेव करनी है ZNO की। तो ये हमारे पास ये फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है, इसके अंदर आपने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है। इस फाइल को आपने खोलना है, इसको ओपन कर लें आप नोटपैड++ में। ये नोटपैड++ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस फाइल ओपन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें रीड करना आसान होता है। इसमें जो लाइन नंबर 4 है इसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है। इस सारी लाइन को आपने हटा देना है और इस लाइन को आपने इस तरह से टाइप करना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्पेस OPT स्पेस B3LYP स्पेस फ्रीक्वेंसी FREQ स्पेस 6-31G ब्रैकेट्स के अंदर D स्पेस लार्ज प्रिंट, और इसको कंट्रोल S करके सेव कर देना। इसी तरह आपने बाकी फाइल्स भी बना लेनी है, तीनों फाइल्स बना लेनी है। मैंने ये फाइल बना के रखी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल्स मैंने बना के रखी हैं। एक ZNO की जो आपका नैनो पार्टिकल है उसकी फ़ाइल, इसके अंदर भी मैंने ये लाइन चेंज कर दी है। उसी तरह एक मेरी गैलिक एसिड की फ़ाइल है, इसकी भी मैंने उसी तरह से ये लाइन चेंज कर दी है। और तीसरी मेरी फ़ाइल है गैलिक एसिड और जिंक दोनों को मिला के, तो ये भी मेरे पास फाइल आ गई। अब मेरी फाइल्स रेडी है और मैंने इसका DFT एनालिसिस करना है। अब ऑर्का को रन करने के लिए आपने स्टार्ट में जाके CMD लिखना है और आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। ऑर्का की इंस्टॉलेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की गई है, हमारे YouTube चैनल के अंदर इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। ये इसका वेब लिंक है, आपने यहाँ पे इसको रजिस्टर करना होगा एकेडमिकली। ये फ्री है। डाउनलोड के बटन में जाना होगा। डाउनलोड के बटन के जाने के बाद ऑर्का 6.1 पे जाना है और यहाँ से आपने विंडोज़ वाला इंस्टॉलर ढूंढना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद या आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जब ये आपका हो जाएगा, ये आपकी सी के अंदर ऑर्का के नाम से इसका फ़ोल्डर बन जाएगा। ऑर्का 6.10 ये आपका ऑर्का आ गया। इस ऑर्का के अंदर आपने ये जो orca.exe है इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसका कॉपी एज पाथ कर लेना है। आप कॉपी एज पाथ करने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और इस फोल्डर को जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इसको एक्सेस करना है। इसको एक्सेस करने के लिए मैं cd स्पेस डॉट बैकस्लैश डेस्कटॉप लिखूँगा तो ये मेरा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। dir करूँगा, dir का मतलब है डायरेक्टरी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास डेमो dft के फ़ोल्डर मौजूद है। अब मैंने इस dft के फ़ोल्डर में जाना है। उसके लिए मैं लिखूँगा cd और dft और इंटर कर देता हूँ। अब ये मेरा dft के फ़ोल्डर में आ गया। अब इसका मैं dir करूँगा तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मेरे पास GAINP की फ़ाइल मौजूद है, GA_ZN की फ़ाइल मौजूद है और ZNO की फ़ाइल मौजूद है। इसको अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेता हूँ और साथ में इस विंडो को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। इसको मैंने साइड बाय साइड खोल दिया। अब आपने यहाँ से जो आपका ऑर्का जिसके अंदर इंस्टॉल है राइट क्लिक करके आपने कॉपी पाथ किया था, कॉपी एज पाथ आपने कॉपी एज पाथ किया। अब पाथ कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इस विंडो पे क्लिक करना है और कंट्रोल V प्रेस कर देना है। तो ये सारा यहाँ पे जो आपने पाथ कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। आपने स्पेस देनी, स्पेस देने के बाद आपने इनमें से नाम टाइप करना है किसी एक का, जो भी आपने करना है। बारी बारी मैं इनको करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ZNO करना है, या मैं कहता हूँ मैंने गैलिक एसिड अंडरस्कोर ZN डॉट एक्सटेंशन साथ लिखनी है आपने INP और आपने स्पेस देनी है और ये फॉरवर्ड लेस का ये ऑप्शन लगाना है। देन आपने सेम नेम दोबारा देना है, गैलिक एसिड अंडरस्कोर ZN और अब लिखना है डॉट आउट। डॉट आउट का मतलब है आपकी आउटपुट की फाइल है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ये इधर कर देता हूँ तो आपके पास ये आउटपुट की फाइल है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में जाके आपने व्यू में जाना है और व्यू में ये आइकन है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। इस पे चेक मार्क लगा होगा, पहले आप देखें ये एक्सटेंशन इसकी हाइड होगी। आपने इस चेक मार्क को अनचेक करना है और अप्लाई कर देना है तो इस तरह आपको एक्सटेंशन शो हो जाएगी। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ। हम यहाँ पे थे, हमने कमांड टाइप कर ली। जब आपने ये कमांड टाइप कर ली आपने सिंपल इंटर प्रेस करना है। इस पर क्लिक करके आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और इधर फाइलें बननी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है अब आपका DFT एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। अगर ये फाइलें नहीं बनती और ये ब्लिंकिंग नहीं करती तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोटीन कितनी है और आपका साइज़ कितना है प्रोटीन का और लाइगेंड का साइज़ कितना है और आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। आप इसी तरह बारी बारी तीनों को, एक बार नाम ये आपने गैलिक एसिड जिंक रखना है, दूसरी बार आपने नाम खाली गैलिक एसिड रखना है, तीसरी बार आपने ZNO जो आपको तीसरा है आपने तीनों का DFT कैलकुलेशन कर लेना है। मैंने ये रिज़ल्ट पहले से करके रखे हुए हैं टाइम बचाने के लिए, तो मैं आपको रिज़ल्ट आउटपुट फाइल्स आपको दिखा देता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी और दोबारा से आपको ये यहाँ पे ये चीज़ आपको ये शो करना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। जब आपकी ये ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास इस तरह से दोबारा आ जाएगा और आपकी ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपको जो मेरे पास रिज़ल्ट पड़े हुए हैं मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ उसके। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जब मैं क्लोज़ करूँगा तो इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। इन फाइल्स के अंदर जो मेन फाइल्स आपकी होती हैं वो फाइल होती है आपकी GAZN.out। आपने इस फाइल को ओपन करना है विद Notepad++। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये देखें Orca 6.1 ये लेटेस्ट वर्जन है और उसके मल्टीपल आपके पास ये फीचर्स आ गए हैं। अब इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब ये मैंने तीनों आउटपुट फाइल्स अपने इस फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं। जो हमारा डेमो का फोल्डर था मैं इनको ZNO की फ़ाइल है मेरे पास, ये उसके रिज़ल्ट्स हैं।
ये हमारे पास गैलिक एसिड की फ़ाइल है, उसके रिज़ल्ट हैं, और हमारे पास गैलिक एसिड ZNO की फ़ाइल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपके लिए ये फ़ाइल बनाई हुई है। ये फ़ाइल क्या बताती है कि आपकी बॉन्ड लेंथ क्या है, आपने बॉन्ड लेंथ कहाँ से देखनी है। आपने सिंपल इंटरनल कोऑर्डिनेट्स, इस चीज़ को आपने सर्च करना है इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। कंट्रोल F करके आपने कंट्रोल V कर देना, इसको पेस्ट कर देना और सर्च करना है। तो यहाँ पे आपके इंटरनल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये आपके इंटरनल कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आपको हर एटम का, जैसे ये जिंक है, यहाँ पे 1.7 आ रहा है। जिंक इनके साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये इनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल आपको बताएंगे। वैसे ये जैसे ये ZNO का 1.7 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह जो जो बॉन्ड आपको चाहिए हर फाइल के अंदर, आपने कार्बन ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देखना है, कार्बन हाइड्रोजन का देखना है, तो ये सारे बॉन्ड मिल जाएंगे। मीन लिखने के लिए आप सारे लिख सकते हैं। आप ये सारे बॉन्ड आप अपने दे सकते हैं उसके अंदर। लेट्स सपोज आप सप्लीमेंट्री फाइल के अंदर आप दे दें। तो इसी तरह आप इनके बॉन्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो बॉन्ड एंगल भी आपको वहीं से मिलेंगे, और देन टॉर्शन एंगल्स हैं वो भी यहीं से मिलेंगे। तो खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। जो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने हाईलाइट की हुई है, वो ये चीज़ है। आपने सर्च करना है अपनी इस फाइल के अंदर टोटल CSF, कंट्रोल F, टोटल SCF एनर्जी। जब आप इसको सर्च करेंगे हर फाइल के अंदर ये एनर्जी मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, ये टोटल एनर्जी बता रहा है। ये एनर्जी आपको दे रहा है हार्टीज के अंदर, और ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये एनर्जी है अभी गैलिक एसिड और जिंक की। इसी तरह आप कंट्रोल F करके इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये आपकी गैलिक एसिड की आ गई, और इसी तरह ZNO की भी आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल F करके। तो ये आपके पास ये एनर्जी आ गई, ये आपके पास एनर्जी आ गई। ये एनर्जी हमने यहाँ पे लिखी है, जो आपकी फाइनल CSF एनर्जी है, या जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। इसको ये ऊपर आपकी CSF में हार्टीज के अंदर है टोटल एनर्जी, और इधर जो है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आपके होमोलोमो है। होमोलोमो को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम इसी को देख लेते हैं। अब ये जो बेसिकली आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी का हम गैप भी कैलकुलेट करते हैं। जो ज़्यादातर यहाँ पे मैंने इक्वेशन में एग्जांपल दी है, जैसे ये आपके पास ये एनर्जी है 54.5, और ये इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग दिस फार्मूला कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। कि कम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, गैलिक एसिड प्लस जिंक का, माइनस ब्रैकेट के अंदर गैलिक एसिड प्लस जिंक एंड नो का, ZNO का, मतलब जिंक ऑक्साइड का और गैलिक एसिड का। तो इनकी इक्वेशन हमने निकाली है। तो ये हमारे पास जो राउंडेड फॉर्म में बनती है वो -0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। ये इसकी कैलकुलेशन यूनिट है। अगर आप इसको बाइंडिंग एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दें तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देन आप बाइंडिंग एनर्जी अपनी C पिको मोल में दे सकते हैं, जो कि तकरीबन 16 बनती है। विच मीन आपकी जो एनर्जी है वो -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -16.1 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग को शो करता है। और ज़्यादातर इसकी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे या इतनी जो एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर केमी एब्जॉर्प्शन मौजूद है। विच मीन इसके अंदर ज़्यादा केमी एब्जॉर्प्शन है और वीक फिजियो एब्जॉर्प्शन है। ये इसकी की है। अगर आपका जो रिज़ल्ट है 0.0 से लेकर -0.05 तक आए, इसका मतलब है कि वेरी वीक फिजियो एब्जॉर्प्शन है, या विच मीन्स नो बाइंडिंग है ही नहीं उसके अंदर। अगर -0.5 से -0.5 इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, इसका मतलब है ये मॉडरेट बाइंडिंग है, विच मीन इसके अंदर फिजियो एब्जॉर्प्शन है और वंडरवाल फोर्सेज है इसके अंदर। देन अगर -5 से लेकर -1 तक बात करें तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, जो केमी एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे केस के अंदर है। अगर मोर देन -1 हो तो इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमी एब्जॉर्प्शन है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के अंदर मौजूद होता है। तो इस बेस के ऊपर आप जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब इससे ये आइडिया होता है कि भी आपका कम्प्लेक्स क्या वाकई बाइंड हुआ है कि नहीं हुआ। ये ना हो कि भी आपका कम्प्लेक्स बाइंड भी ना हुआ हो और आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन और ये इक्वेशन। तो आपने जब अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो इसको आपने लाजमी देखना। पीछे रह जाते हैं हमारा होमो और लोमो। अब होमो और लोमो की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मैं आपको वो बता दूँ।
अब मेरे पास ये 3 आउटपुट हैं, गैलिक एसिड का, गैलिक एसिड और जिंक का और ZnO का। इन 3 आउटपुट को मैंने आउटपुट को ओपन करना है एवोगाड्रो में। ये मेरे पास एवोगाड्रो है। मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन में जाके मैं डेस्कटॉप पे मेरे पास डेमो फोल्डर है और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट है। ये देखिए, ये आउट वाली फाइल है। मैं गैलिक एसिड को मैं पहले क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो ये कुछ टाइम लेगा और आपकी फ़ाइल ओपन होगी। अब जब ये ओपन होगा तो इसके साइड पे ये कुछ चीज़ें भी ओपन होंगी। ये आपके बेसिकली होमो और लोमो ऑर्बिटल्स हैं और ये इनकी एनर्जी है। इसको स्क्रॉल डाउन करें अगर आप, तो यहाँ पे आपको मिडल में कहीं ग्रीन नज़र आएंगे। अब ये बाकी सारे +1 +2 मीन ये ऑर्बिटल हैं, +1 +2 और ये -1 -2। ये हाईएस्ट ऑर्बिटल है और ये लोएस्ट है। हाईएस्ट की एनर्जी है -0.5 -5.485 और लोमो की है -0.86। ये एनर्जी बेसिकली यहाँ से आई है। मैंने यहाँ से इसको निकाल के लिखी है हर एक की बारी बारी। इसी तरह आपने जैसे अभी इसकी निकाली है, गैलिक एसिड की निकाली है, आपने जिंक की भी निकालनी है, आपने गैलिक एसिड और जिंक की भी निकालनी है और इन तीनों की निकालनी है। अगर आप इनको बारी बारी ओपन करें, अगर मैं कम्प्लेक्स की ओपन करूँ, गैलिक एसिड एंड जिंक को ओपन करूँ, तो अगेन मेरे पास ये एक और विंडो ओपन करेगा और उसके अंदर ये होमो और लोमो की मुझे एनर्जी ये दे रहा है। ये बता रहा है कि ये होमो की इतनी है और आपकी लोमो की इतनी है। तो ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट। इस तरह आपने होमो और लोमो की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो आपने अपनी विंडो पे वापस आते हैं और होमो और लोमो का गैप कैसे निकला, लोमो माइनस होमो मीन लोमो की वैल्यू को होमो में से कैलकुलेट करके हमारे पास ये डिफरेंस आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये गैप भी हम उसमें से मेंशन करते हैं। और आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर वो मिलिकन चार्ज है। मिलिकन चार्ज आपको इसके अंदर आप अगर सर्च करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से इसको सर्च करता हूँ मिलिकन चार्ज, ये इसको सर्च करता हूँ, ये देखिए मिलिकन चार्ज की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मिलिकन चार्ज आपको यहाँ से मिल जाता है। अब इसी तरह आपने एनर्जी का अगर गैप निकालना है होमो और लोमो का, ये बताया हुआ है कि ये वही चीज़ ये मैंने कहा कि ये कैसे निकाली है होमो और लोमो की, ये उसकी कैलकुलेशन दी है कि सिस्टम 1 सिस्टम 2 सिस्टम 3 के इनमें से इसको माइनस करके हमारे पास ये होमो लोमो की वैल्यू निकल रही है और ये हमारे पास उसकी एनर्जी की गैप्स आ गई। इसके अलावा अगर आप कुछ और कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो ये आपके पास कुछ फार्मूलेज हैं जिसमें आप एनर्जी गैप, ये तो हमने कर लिया है। अगर आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये, केमिकल पोटेंशियल के लिए ये एंड सो ऑन। आपने जो कैलकुलेशन करनी हो आप अपने मॉलिक्यूल की कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली आप अपनी इस फाइल में सर्च करें टोटल CFS एनर्जी। अगर आप इसको सर्च करें, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख ली है, जैसे टोटल एनर्जी हमने लिख ली, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर रिपल्शन की इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन है और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वायरल थ्योरी है। मीन आप ये इन्फॉर्मेशन अगर लिखना चाहें तो भी आप अपने इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी इंफॉर्मेशन है, आप उनको अगर कोट करना चाहें तो कोट कर सकते हैं। हमने आपको एक वो इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट करके बताई है जो सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर रिपोर्ट की जाती हैं या पब्लिश की जाती हैं। यहाँ पे हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 3 हमारा डेंसिटी फ्रैक्शनल थ्योरी है जो हमें उसकी बाइंडिंग, फ्री एनर्जी और ये इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हमें ये पता चलता है कि आपका नैनो पार्टिकल वाकई बाउंडेड है या नॉन बाउंडेड है। अगर आप DFT की इंस्टॉलेशन और इसकी डिटेल स्टडी देखना चाहते हैं तो हमारा ओरका के ऊपर DFT का कंप्लीट ट्यूटोरियल मौजूद है। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब हमारा स्टेप 4 है जिसके अंदर हम नैनो पार्टिकल की डॉकिंग करेंगे यूजिंग ऑटोडॉक वीना। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ऑटोडॉक के अंदर आपने डॉकिंग कैसे करनी है। इसकी इंस्टॉलेशन और बाकी अगर पैरामीटर्स आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा अलग से ट्यूटोरियल मौजूद है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। डॉकिंग एनालिसिस के लिए हमने अपने नैनो पार्टिकल को किसी प्रोटीन के साथ डॉक करवाना है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर जो मैं प्रोटीन सिलेक्ट कर रहा हूँ वो अमाइलेज प्रोटीन है। इसका ID है 2QMK। इसको अगर आप .pdb लिखेंगे तो ये आपके पास PDB ओपन हो जाएगी। गूगल में सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन आएगी। यहाँ से ये प्रोटीन आ गई, इसका स्ट्रक्चर आ गया। इस प्रोटीन को आप डाउनलोड कर लें लेगेसी PDB फॉर्मेट में और इस प्रोटीन को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है वीना के नाम से, जो जिसके अंदर मैंने डॉकिंग करनी है।
इस प्रोटीन को मैं यहाँ रख लेता हूँ और इस प्रोटीन को मैं ओपन करता हूँ डिस्कवरी स्टूडियो के अंदर। ये डिस्कवरी स्टूडियो है मेरा। डिस्कवरी स्टूडियो एक फ्री एकेडमिक टूल है जिसकी मदद से आप विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। अगर आप डिस्कवरी स्टूडियो के बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल मौजूद है। चैनल के ऊपर इसके ट्यूटोरियल कंप्लीट ट्यूटोरियल मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने इसको ओपन करने के बाद सिंपली फाइल में ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद आपका डेस्कटॉप पे वीना का फोल्डर है, इसके अंदर ये प्रोटीन रखी है 2QMK। इसको आपने ओपन करना है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के वाटर मॉलिक्यूल हैं और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। हमने इस प्रोटीन को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपने स्क्रिप्ट्स में जाना, स्क्रिप्ट में सिलेक्शन और आपने वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल सिलेक्ट हो जाएंगे, ये सारे येलो हो जाएंगे। ये येलो हो गए, आपने यहाँ से डिलीट के बटन पे प्रेस कर देना है, क्रॉस के बटन पे। अगर ये ना हो तो सिंपल लैपटॉप का डेल का बटन प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। देन अगेन आपने स्क्रिप्ट में जाना है, सिलेक्शन और सिलेक्ट लाइगेंड इस बार आपने सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, ये लाइगेंड इसके अंदर जो हेड टू एटम था वो सिलेक्ट हो गया। इसको भी आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये प्रोटीन हमारी क्लीन हो चुकी है। इसको आपने फाइल में जाना है और सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद इसको नाम देना है हमने अमाइलेज। अमाइलेज देने के बाद हम इसको सेव कर देंगे एज ए PDB फॉर्मेट। यहाँ से सर्च करें, आपको ये PDB फॉर्मेट है, प्रोटीन डाटा बैंक, और इसको सेव कर दें। ये प्रोटीन सेव हो गई, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये मेरे पास प्रोटीन आ गई अमाइलेज, मैंने इसको सेव कर लिया। ऑटोडॉक वीना में डॉकिंग परफॉर्म करने के लिए हमें 2 और फाइल्स चाहिए। इनफैक्ट एक फ़ाइल चाहिए जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर दी है। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे हैं, और कुछ कमांड्स हैं इसको भी मैं बता देता हूँ। इससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे ऑटोडॉक वीना, ऑटोडॉक टूल्स। आपके पास ये ऑटोडॉक टूल 1.5.7 ये मेरे पास इस टाइम ये वर्जन इंस्टॉल्ड है। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको MGL टूल और ऑटोडॉक टूल्स चाहिए। आपने गूगल में सर्च करना है MGL टूल्स और ये आपके पास MGL टूल्स ओपन हो जाएंगे और ये पेज ओपन होगा। आपने डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपके पास रिलीज वर्जन है, तो आपने ये विंडो वाला वर्जन इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इसी तरह आपने गूगल में सर्च करना है ऑटोडॉक वीना और आपने यहाँ से ऑटोडॉक वीना पे जाना है। ऑटोडॉक वीना की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपने डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में इसका भी आपने ये विंडो का वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इसके डिटेल इंस्ट्रक्शन चाहिए तो हमारा यूट्यूब का चैनल मौजूद है, उसके ऊपर इसका ट्यूटोरियल कंप्लीट मौजूद है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपने ऑटोडॉक टूल ओपन करना है। आपके पास समटाइम ये ऑप्शन आएगा, अगर ये ऑप्शन आए तो इसको कहना है कि रिमाइंड मी लेटर, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। MGL टूल्स भी और ऑटोडॉक टूल्स भी एकेडमिकली फ्री हैं। आप इनको, ये फ्री सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको फ्रीली डाउनलोड करके इनमें काम करके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आपने यहाँ से इसको बिग स्क्रीन करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाके हमने रीड मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है। रीड मॉलिक्यूल में मैंने डेस्कटॉप पे जाना है और अगेन मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है। यहाँ मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है वीना का, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये मेरी जो अमाइलेज प्रोटीन है आपने इसको ओपन करना है। ये आपके पास यहाँ पे प्रोटीन ओपन हो जाएगी। ये मेरी प्रोटीन ओपन हो गई। आप इसको घुमा के देख सकते हैं, ये प्रोटीन है मेरी। सबसे पहला काम आपने एडिट में जाना है। आप एडिट में जाने के बाद आपने हाइड्रोजन पे क्लिक करना है और आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड हाइड्रोजन करने के बाद आपने पोलर ओनली करना है। पोलर ओनली करने के बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। अब प्रोटीन के ऊपर हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए हैं जो डॉकिंग के लिए ज़रूरी है। अब आपने यहाँ से ये नीचे वाले जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने ग्रिड में जाना है और ग्रिड में जाके आपने मैक्रो मॉलिक्यूल में आपने चूज़ पे क्लिक करना है। चूज़ में आपने यहाँ अमाइलेज पे क्लिक करना है और सिलेक्ट मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कहेगा नॉन बॉन्डेड आटम, तो आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो आएगी। आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है। अगेन यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा वीना का फोल्डर है और इसको amylase.pdbqt, इसका एग्जैक्ट यही नाम आपने रखना है और नीचे भी एक्सटेंशन आपकी .pdbqt हो और इसको सेव कर देना। ये अब हमारे पास वो कह रहे हैं नॉन ज़ीरो
एटम है 0 चार्ज, और ओके आपने इसको कर देना। अच्छा, ये जो एरर दे रहा था उसने कहा कि भी इसके ऊपर कैल्शियम कोई मौजूद है, कैल्शियम है 0 चार्ज। मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ कि ये अमाइलेज है, अमाइलेज की प्रोटीन चेन ए है। इसके एंड में देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो जी यहाँ पे ये कैल्शियम का आयन पड़ा हुआ है, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट में जाना है। एडिट में आपने जाके डिलीट, और डिलीट के बाद आपने सिलेक्टेड एटम पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ से ये कैल्शियम रिमूव हो गया। अब क्योंकि हमने इसमें चेंज की है तो हमें सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा से हम एडिट में जाएंगे। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ है, यहाँ पे ये NO भी पड़ा हुआ है। ये भी कोई प्रोटीन नहीं है, कोई अनरिलेटेड एटम है। आपने अपनी प्रोटीन को सारा चेक कर लेना है, कोई अनरिलेटेड एटम ना हो। इसको भी सिलेक्ट करना है, ये येलो आइकन से सिलेक्ट होगी। एडिट में जाना है, डिलीट और डिलीट सिलेक्टेड एटम, इसको भी डिलीट करके कंटिन्यू कर देना। इसको दोबारा इंस्पेक्ट कर लें, अगर कोई और हेट्रोमॉलिक्यूल है तो उसको डिलीट कर लें। अब अगर हमने इसको डिलीट किया है तो इसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो गई होगी, तो हमें ये वो स्टेप दोबारा प्रेस करना है। आपने एडिट में जाना है, हाइड्रोजन, अगर तो कोई एटम नहीं है तो जो सेव हो चुका है ठीक है, अगर नहीं तो इसको दोबारा हाइड्रोजन ऐड पोलर ओनली और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद फिर से इसको हम ग्रिड मैक्रोमॉलिक्यूल चूज अमाइलेज सिलेक्ट मॉलिक्यूल, और इसको सेव करना है एज ए PDBQT फॉर्मेट में। वो कह रहा है नॉन बॉन्डेड एटम डेस्कटॉप, अगेन डेस्कटॉप, यहाँ पे वीना का फोल्डर है और माइलेज और PDBQT पहले बनी हुई है, इसके ऊपर सेव कर दें, रिप्लेस। अब देखें वो एरर नहीं आया जो पहले आया था। इसका मतलब है अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट प्रिपेयर हो चुका है। अब आपने दोबारा ग्रिड में आना है। ग्रिड में आके आपने ग्रिड बॉक्स में जाना है। ग्रिड बॉक्स में आपने इसके अंदर ग्रिड बॉक्स सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे हमारी बाइंडिंग हो। इसके लिए मैं इसको 1 कर देता हूँ, या इसको 7 या 8 कर दें कि भी कितना बॉक्स हमारा होना चाहिए। इसको अगर आप रोटेट करके देखें, ये X, Y और Z एक्सेस पे, ये हमारे पोजीशन है, डायमेंशन है, और ये X, Y और Z एक्सेस है। यहाँ पे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको एक फ़ाइल सेव करवाई थी वीना वाले फोल्डर में। वो फाइल बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये कॉन्फ़िगरेशन conf.txt, इसका फाइल नेम एग्जैक्टली यही रहेगा। आपने इसको ओपन करना है, ये टेक्स्ट फाइल है। इसका रिसेप्टर का नेम amylase.pdbqt, जो नाम हमने दिया वही दिया। लाइगन का नेम हमने अभी रखना है, लेकिन मैं इसको इसी तरह रखूँगा, गैलिक एसिड अंडरस्कोर zn.pdbqt, तो इसको मैं इसी तरह लेके चल रहा हूँ। output.pdqt, इसको भी मैं इसी तरह लेके चल रहा हूँ। तो ये नाम मेरे ये सेम रहेंगे। अब जो ऑटोडॉक वीना वाला फोल्डर है और इसको साथ इसको खोल लें, नीचे वाला जो पोर्शन है एग्जॉस्टिवनेस, ये भी इसी तरह रहेगी। ये क्लोज हो गया, मुझे दोबारा ओपन करने दें इसको। ये फाइल ओपन हो गई, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल है, इसके अंदर X, Y and Z एक्सेस। अब आपने ये वो वाले देने हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखें मैंने वही दिए हुए हैं, 8.493, 8.498 है, तो इसको मैं यहाँ पे 498 कर लेता हूँ। अब ये -27.987 है, तो इसको -27.978 कर देता हूँ। और इसी तरह 15.67A है, तो इसको मैं चेंज करके रख देता हूँ 15.716। और जो X और Y एक्सेस हैं ये मेरे पास 40 40 40 हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से 40 40 और 40 कर देता हूँ। और इस फाइल को यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। ये फाइल सेव हो गई, इसको क्लोज कर दूँ। अब इस बॉक्स को आपने क्रॉस करके क्लोज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ फाइल में जाना है और पहला ऑप्शन क्लोज सेविंग करंट पे रख के इसको सेव कर लेना है। तो ये अब हमारे पास ये सेव हो गया। अब आपने इस मॉलिक्यूल को यहाँ से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये पूरी प्रोटीन सिलेक्ट हो गई है और मैं यहाँ से एडिट में जाके डिलीट मॉलिक्यूल पे कर देता हूँ। और यहाँ से पूछ रहा है किसको डिलीट करना है, अमाइलेज, और डिलीट पे कर दें। तो अब हमारे पास ये अमाइलेज यहाँ से डिलीट हो चुका है।
और हमारी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। नाउ अब मैं यहाँ से लाइगन में जाऊँगा। लाइगन में जाने के बाद इनपुट और यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे जाने के बाद मेरे पास डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे अगेन मेरे पास डेस्कटॉप है और यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है डेमो का। इस डेमो के अंदर इस ऑप्शन को चूज़ करें। यहाँ से आपने चेंज करना है PDB, तो आपको ये व्यू हो जाएंगे। अब जो मैं डॉकिंग करना चाह रहा हूँ वो मैं नैनो पार्टिकल की करना चाहता हूँ। ये प्योर गैलिक एसिड है, ये प्योर जिंक ऑक्साइड है, ये मेरा नैनो पार्टिकल है। इसको मैं ओपन करूँगा तो अब ये मेरा ओपन हो गया। वो कह रहा है इसके ऊपर ये इतने चार्जेस हैं, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने लाइगन में जाना है, टॉर्शन ट्री और सेट नंबर ऑफ टॉर्शन, इसको आप यहाँ से मैक्सिमम कर दें। ये मैक्सिमम जितने हो सकते हैं मैक्सिमम कर दें और इसके बाद डिसमिस कर दें। डिसमिस करने के बाद आपने फिर से लाइगन में जाना है और आउटपुट फाइल में जाना है। आउटपुट फाइल में आपने सेव करना है सेव एज PDBQT। जब आपने सेव एज PDBQT करना है तो आपने डेस्कटॉप पे, फिर डेस्कटॉप और यहाँ पे मेरे पास वीना का फोल्डर है और इस वीना के फोल्डर को मैं ये नाम दे के, मैंने उधर भी यही नाम दिया है, इधर भी मैं यही नाम दे रहा हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ PDBQT फॉर्मेट में, .pdbqt फॉर्मेट में। वो उधर जो मैंने दिया मेरा ख्याल है वो कैपिटल में है या स्मॉल में, मैं वो चेक कर लेता हूँ, बट नाम सेम होना चाहिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। ऑटोडॉक वीना का काम ख़त्म हो गया। इसको क्लोज़ कर लें, इसको भी क्लोज़ कर दें। अब हमारे पास ये फोल्डर रेडी है जिसकी हमने डॉकिंग करनी है। तो ये देखिए ये मेरे पास गैलिक एसिड ZNO, इस नाम को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि नाम में गलती ना रह जाए। और ये जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल है इसके अंदर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे बाहर लिखा हुआ है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अमाइलेज को भी चेक कर लें, सारे स्मॉल में है, अमाइलेज.pdbqt, अमाइलेज.pdbqt। और ये फाइल सेव हो गई Ctrl+S के साथ और इसको क्लोज कर दें। अब हमने इसकी डॉकिंग करनी है। डॉकिंग करने के लिए मैंने यहाँ स्टार्ट के बटन पे जाऊँगा और CMD कमांड प्रॉम्प्ट लिखूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट से इसको ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करने के बाद ये मेरा यूज़र नहीं है। अब मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे आना है तो मैं टाइप करूँगा cd./desktop एंड इंटर। तो अब ये डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप में dir करके मैं देखता हूँ कौन कौन सा फोल्डर है। इसमें मेरे पास डेली, डेमो, DFT और ये वीना का फोल्डर है। अब मैंने वीना के फोल्डर में आने के लिए CD स्पेस VINA वीना और इंटर, ये वीना के फोल्डर में इंटर हो गया। अब आपने फिर से dir टाइप करना है तो ये dir आ गया। अब इसके अंदर देखिए 2QM, अमाइलेज, PDBQT और ये सारी फाइलें मौजूद हैं। अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करें। इसके अंदर मैंने एक और फाइल रखी हुई है कमांड की। ये जितनी भी फाइलें हैं ये सारी मैं एक फ़ोल्डर बना के वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एज ए डाउनलोड फाइल में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी कमांड फाइल है। ये कमांड फाइल को ओपन करें। इसके अंदर 2 कमांड्स हैं। इसको अगर आप फुल स्क्रीन करें, आपने ये पहली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है। पहली कमांड कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करनी है। अच्छा, अब ये कमांड क्या बताती है? ये कमांड ये बताती है कि C प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वीना स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वीना.exe के नाम से आपका फोल्डर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल रन करनी है और आपकी जो फाइल है उसका नाम configuration.txt है और जो वो लॉग फाइल प्रोड्यूस करेगा वो टेक्स्ट फाइल प्रोड्यूस करेगा। ये कमांड रन करके आपने इसको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास आएगा कि ऑटोडॉक वीना की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। ये इसको साइटेशन करनी है, इसकी कैसे करनी है आपने, और ये उसका स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट है और ये डॉकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट होगी। जब तक ये डॉकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट होती है, मैं आपको बता दूं कि ये फोल्डर आपका C प्रोग्राम फाइल के अंदर है। ठीक है, सम टाइम लोगों का इस फोल्डर के अंदर होता है द वीना स्क्रिप्ट। ये देखें, द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरा यहाँ पे है x86 के अंदर, और सम टाइम लोगों का इस फोल्डर के अंदर है। आपको ये कमांड उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपका 86 में है तो आप इसके साथ 86 लिखेंगे। अगर आपका 86 नहीं है तो सिंपली आपने यहाँ से 86 और ये चीज़ हटा देंगे, तो आपकी कमांड वर्क करेगी। ओके, नाउ अब हमारी ये डॉकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये डॉकिंग के रिज़ल्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारे पास सेकंड कमांड है यहाँ पे
इसको रन करना है। अब ये जब डॉकिंग परफॉर्म करता है तो ये 9 डिफरेंट पोजेज प्रोड्यूस करता है। ये 9 डिफरेंट पोजेज प्रोड्यूस किए हैं। ये उनकी एनर्जी है, ये डिस्टेंस है, ये रूट मीन स्क्वायर है, RMSD वैल्यू है। बट ये एक ही फाइल के अंदर है। अगर आप देखें यहाँ पे इस वीना के फोल्डर में देखें तो उसने ये एक आउटपुट फाइल जनरेट किया, मगर वो एक अकेली आउटपुट फाइल है। अब इस आउटपुट फाइल को हमने हर एक को अलग अलग उसके अंदर स्प्लिट करना है, अलग अलग फाइल के अंदर। उसके अंदर ये सेकंड कमांड है, उसके लिए ये वाली सेकंड कमांड हमारी। इस सेकंड कमांड को आप टाइप करें और इंटर कर दें, और ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप इस फोल्डर को देखें तो इसके अंदर 8 डिफरेंट आउटपुट फाइल्स आ चुकी हैं, विच मीन हमारे डॉकिंग के रिजल्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है इन डॉकिंग के रिजल्ट को एनालाइज करना। डॉकिंग के रिजल्ट एनालाइज करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो पाईमोल यूज़ करता हूँ। पाईमोल भी एकेडमिकली एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आप पाईमोल की वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा पाईमोल का सॉफ्टवेयर है। इसका भी ट्यूटोरियल, जब आप ऑटोडॉक वीना वाला ट्यूटोरियल देखेंगे, इसका भी ट्यूटोरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करना है। सिंपली आप पाईमोल की गूगल में सर्च करेंगे, पाईमोल, बेसिकली ये श्रोडिंगर सॉफ्टवेयर है। श्रोडिंगर डाटाबेस ने इनको रन किया, तो ये आपके पास आएगा pymol.org। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड में जाना है, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा डाउनलोडर, आपने विंडो वाला डाउनलोडर करना है, तो वो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लेगा और इसको आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब पाईमोल आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपने फाइल में जाना है और ओपन पे क्लिक करना है। जब आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे मेरे पास वीना का फोल्डर है और मेरी प्रोटीन है, कौन सी है, माइलेज.pdbqt। इस प्रोटीन को आप ओपन करें। ये आपकी प्रोटीन है। यहाँ से आप सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस प्रोटीन के साथ मैंने इंट्रैक्शन देखना है अपने लाइगेंड का। लाइगेंड का इंट्रैक्शन देखने के लिए मैं अगेन ओपन में जाऊँगा। ओपन में जाने के बाद मैं अब यहाँ पे आउटपुट हैं ये डिफरेंट, लेट्स सपोज मैं आउटपुट नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे लाइगेंड आ गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इस प्रोटीन और लाइगेंड का क्या कोई इंट्रैक्शन है कि नहीं है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी लिंक है। यहाँ पे ओपन, ये ऑल में जाके ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद आपने प्रीसेट में जाना है। प्रीसेट में लाइगेंड साइट के बाद आपने कार्टून पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्टून पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ, ये देखिए आपके पास एरोज आ गए हैं। ये एरोज बता रहे हैं। इसमें बज़ाहिर अभी ये लग रहा है कि भाई आपका ये जो लाइगेंड का इंट्रैक्शन है वो एज सच के ही बॉन्ड नहीं बना रहा। उस केस में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ, मैं लाइगेंड आउटपुट 1 चूज़ करता हूँ और इसको प्रीसेट करके देखता हूँ कि क्या ये कहीं पर बाइंड कर रहा है। तो ये देखें, जब मैंने इसको 1 को चूज़ किया है तो वो ये देखिए, ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पे इसके साथ बाइंड बना रहा है। ये येलो आइकन का ये मतलब है, लाइन का ये मतलब है कि ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। अब मैं इसके डिस्टेंस देखना चाहता हूँ कि डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पे शो में जाऊँगा और शो में जाके ऊपर ऑल वाले शो में जाऊँगा। शो में जाके लेबल पे क्लिक करूँगा, तो ये बता रहा है कि ये मल्टीपल जगहों पे ये बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसका 2.1 इसका डिस्टेंस आ रहा है। अब ये कौन सा अमाइनो एसिड है जहाँ पे ये बाइंड कर रहा है, इसके लिए मैं विज़ार्ड में जाऊँगा। विज़ार्ड में लेबल, और यहाँ से मैं इसको लेबल के बटन पे यहाँ इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये बता रहा है आर्जिनिन 346 के साथ बाइंड करना है। इसी तरह आप और भी कंफर्मेशन देख सकते हैं, एक एक करके ओपन कर लें। मीन आपके पास कंफर्मेशन 3 है या मैं 4 है, 5 है, जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब इस इमेज को अगर आप सेव करना चाहते हैं, इसको रोटेट करके देखना चाहते हैं, इसको इमेज को सेव करना चाहते हैं, तो आप इस इमेज को फाइल में जाकर एक्सपोर्ट इमेज और PNG फॉर्मेट में इसको सेव कर लें। डेस्कटॉप में जाके मैं इसको, जो मेरा डेमो था, मैं इसको डॉक्ड इमेज का नाम दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डॉक्ड इमेज सेव हो गई है। मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ। ये देखें, ये डेमो में ये मेरे पास इसकी डॉक्ड इमेज आ गई।
तो ये मेरे पास इसकी डॉक इमेज आ गई। आप इसको जूम करके देख सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते देख सकते हैं, जैसे आप इसको करना चाहें। तो आप डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट आउटपुट से इसको चेक कर सकते हैं। अब डॉकिंग वाले फ़ोल्डर में जो आपका वीना वाला फ़ोल्डर है, इस वीना वाले फ़ोल्डर में हमारे पास एक फ़ाइल जनरेट हुई है log.txt। इसको देख लें, ये वही फाइल है जो आपको वर्ड में जनरेट हुई थी, सॉरी आपको डॉस में जनरेट हुई। यहाँ पे ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी भी बता रहा है। बेसिकली ये बाइंडिंग एनर्जी बता रहा है कि ये नेगेटिव में होनी चाहिए, ये नेगेटिव में जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, विच मीन -10 इज़ बेटर दैन -2। तो ये एक अच्छी एनर्जी है हमने, और ये भी -4 में है, और ये इसका डिस्टेंस है रूट मीन स्क्वायर के भी कितने डिस्टेंस पे है, और ये RMSD वैल्यू की बस मोड पे कितनी है, 2.3 है। तो आप इन वैल्यू को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 5, वो भी कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, ये हमारा स्टेप 4 है, जो स्टेप 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फाइनल हमारा स्टेप है रिजल्ट एनालिसिस। अब हमने जितने भी काम किए हम उनको बारी बारी एनालाइज कर लेते हैं, और उसको मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। पहले स्टेप में हमने नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस की, कि भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यूजिंग एवोगाड्रो। ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हमने उसके टॉक्सिसिटी एनालिसिस की यूजिंग प्रोटॉक्स 3, जिसमें क्लास 4 टॉक्सिसिटी आती है, और एवरेज हमारी सिमिलैरिटी उसके अंदर आ रही है। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी तकरीबन 70% है। देन सेकंड स्टेप में हमने उसका DFT एनालिसिस किया। DFT एनालिसिस हमें ये बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी, फ्री एनर्जी कितनी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या जो हमारा नैनो पार्टिकल है वो क्या वाकई बाइंडेड है कि नॉन बाइंडेड है। अगर DFT एनर्जी आपकी रेंज में ना हो, वो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट्स मीन कि भी रेंज में नहीं है तो इसका मतलब है वो बाइंडिंग नहीं है, अगर रेंज में है तो बाइंडिंग है। हमारे केस में ये -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मॉडरेटली कैमियो ऑब्जॉर्प्शन बाइंडिंग कर रहा है। DFT एनालिसिस के बाद हमने इसकी नैनो पार्टिकल की डॉकिंग की। नैनो पार्टिकल डॉकिंग के अंदर ऑटोडॉक वीना हमें ये बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस अगर 5 से ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो उसके साथ बाइंड करते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को उसमें कोट करना होगा। तो इसके साथ ही ये हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।